नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवतः अच्छे होंगे। समाजशास्त्र की श्रृंखला में हम मैरिज यानी विवाह के बारे में पहला वीडियो आप लोगों के समक्ष आ चुका है। विवाह का दूसरे पार्ट के रूप में, क्योंकि विवाह का चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो दूसरे पार्ट के रूप में आज देखते हैं कितना चीज़ आ सकता है। हो सकता है तीसरे पार्ट के रूप में भी आए, तो आप इसमें देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें निकल के आ रही हैं। कल जो हो गया था उसके आगे हम बात करते हैं। आज हम विवाह से संबंधित आगे की चीज़ें देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आज क्या आ रहा है कि विवाह एवं परिवार की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं। अति महत्वपूर्ण चीज़ें आ रही हैं जो कि इसे समझ लो 100% इससे क्वेश्चन आते ही हैं। हर सारे एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। देखते हैं, सबसे पहले यह आता है हमारा शास्त्रीय सिद्धांत यानी क्लासिकल थ्योरी। क्या आता है? शास्त्रीय सिद्धांत यानी क्लासिकल थ्योरी या प्रसत्तात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रीय सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी या प्रसत्तात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देखते हैं इसके प्रतिपादक कौन हैं, इससे कौन कौन से लोग संबंधित हैं। इसमें आता है आपका अरस्तु, प्लेटो, हेनरी मैन। शास्त्रीय सिद्धांत से 3 विद्वान संबंधित हैं, अरस्तु, प्लेटो, हेनरी मैन। अब आता है हमारा यौन सामवाद का सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ सेक्स कम्युनिज्म या कामाचार का सिद्धांत। यौन सामवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेक्स कम्युनिज्म या कामाचार का सिद्धांत। इसके समर्थक हैं आपके मॉर्गन, फ्रेजर और आपका विफाल्ट। कौन कौन समर्थक हैं यौन सामवाद सिद्धांत के? मॉर्गन, फ्रेजर, विफाल्ट। अगला जो सिद्धांत है हमारा एक विवाह का सिद्धांत, जिसके समर्थक है वेस्टरमार्क। वेस्टरमार्क कहते हैं कि मानव विवाह का इतिहास। एक किताब लिखी है वेस्टरमार्क ने, उस किताब का नाम है मानव विवाह का इतिहास, जिसे हम कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। मैं अपनी पुस्तक में एक विवाह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। एक क्वेश्चन निकल के आता है कि वेस्टरमार्क की पुस्तक का नाम क्या है? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, जिसमें उन्होंने एक विवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आगे हम देखते हैं कि वेस्टरमार्क कहते हैं कि पुरुष स्त्रियों पर उसी प्रकार अधिकार रखना चाहता है जिस प्रकार संपत्ति पर। पुरुष स्त्रियों पर उसी प्रकार अधिकार रखना चाहता है जिस प्रकार संपत्ति पर। आगे हम देखते हैं वेस्टरमार्क का कहना है कि ठीक है, पुरुष स्त्रियों पर उसी प्रकार अधिकार रखना चाहता है जिस प्रकार संपत्ति पर। डार्विन का कहना है कि परिवार का जन्म पुरुष के आधिपत्य और ईर्ष्या की भावना के कारण हुआ है। डार्विन क्या कहते हैं? परिवार का जन्म पुरुष के आधिपत्य और ईर्ष्या के भावना के कारण हुआ है। आगे हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। आगे हमारा मेलोवस्की लिखते हैं कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है और रहा था और रहेगा। इसके बाद अगला आता है, पहला हुआ हमारा शास्त्रीय सिद्धांत, दूसरा यौन सामवाद का सिद्धांत, एक विवाह का सिद्धांत, चौथा है आपका मात्र सत्तात्मक सिद्धांत। क्या है? मात्र सत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक हैं विफाल्ट, बेकोफन, टायलर। आगे हम देखते हैं उद्विकासीय सिद्धांत, प्रतिपादक हैं बेकोफन, टायलर। मॉर्गन ने मानव व्यवहार के उद्विकास को योजनाबद्ध रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। परिवार को उद्विकास को आपने 5 स्तरों पर बांटा है। सबसे पहले है आपका समरक्त परिवार या यौन सामवाद का सिद्धांत। दूसरा है समूह परिवार, इसको पुनर्विवाह परिवार कहते हैं, थिंडीशमियन परिवार, प्रसत्तात्मक परिवार, एक विवाही परिवार। ये किसने बांटे हैं? मॉर्गन ने। परिवार के उद्विकास के कौन कौन हैं? पहला है समरक्त, जिसको हम यौन सामवाद के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। दूसरा है समूह पुनर्विवाह, तीसरा है थिंडीशमियन, चौथा है प्रसत्तात्मक, पांचवा है एक विवाही परिवार। चलिए आगे हम देखते हैं। एक विवाही परिवार में एक पुरुष एक समय में एक ही स्त्री के
साथ विवाह करता है और उसी से यौन संबंध स्थापित रखता है। हिंदुओं में प्रचलित बहिर्विवाह के स्वरूप हैं। कौन कौन है? गोत्र बहिर्विवाह, प्रवर बहिर्विवाह, सापिंड बहिर्विवाह, ग्राम बहिर्विवाह, टोटम बहिर्विवाह और दिशा बहिर्विवाह। ये हिंदुओं में प्रचलित है। आगे हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। आगे है आपका उत्तरी भारत और प्रमुखतः पंजाब एवं दिल्ली में के आसपास ग्राम बहिर्विवाह या खेड़ा बहिर्विवाह पाया जाता है। क्या क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि उत्तरी भारत और प्रमुख रूप से पंजाब एवं दिल्ली के आसपास ग्राम बहिर्विवाह या खेड़ा बहिर्विवाह का प्रचलन है। एक ही गोत्र में विवाह करने का निषेध है। गोत्र के बाहर विवाह करना ही गोत्र बहिर्विवाह कहलाता है। जिन लोगों की समान ऋषि पूर्वज थे वे आपस में विवाह नहीं करते थे क्योंकि वे भाई बहन कहलाते थे। यह सप्रवर विवाह कहलाता है। दिशा बहिर्विवाह, जिस दिशा में उनकी कन्या का विवाह होता है उसी दिशा से वे पुत्र वधु प्राप्त नहीं करते। उत्तरी भारत में एक कहावत प्रचलित है, पूर्व की बेटी पश्चिम का बेटा। उत्तरी भारत में एक कहावत प्रचलित है, पूर्व की बेटी और पश्चिम का बेटा। आगे हम देखते हैं मार्गन का मत है कि मानव समाज का विकास 3 स्तरों से हुआ है। ये है आपका जंगली अवस्था या हम कह सकते हैं आरंड अवस्था या असभ्य अवस्था। दूसरा है बर्बर अवस्था या कृषक अवस्था। कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जोड़ियों के रूप में, कहीं किसी के रूप में। और तीसरा है सभ्य अवस्था या आधुनिक अवस्था। मार्गन ने मानव समाज के उच्च विकास के 3 स्तर कौन कौन से बताए हैं? जंगली अवस्था या वन अवस्था या आरंड अवस्था या आपका असभ्य अवस्था। दूसरा है बर्बर अवस्था, कृषक अवस्था या सभ्य अवस्था या आधुनिक अवस्था। आगे हम देखते हैं वैज्ञानिकों ने मिताक्षरा में यह नियम बताया है कि पिता के जीवित रहते हुए ही पुत्र को संपत्ति प्राप्त हो सकती है। किसमें? विज्ञानेश्वर में। असम व बंगाल को छोड़कर पुत्र को जन्म से ही पिता की संपत्ति में अधिकार होता है। ये प्रथा सारे देश में असम बंगाल को छोड़कर सारे देश में है। आगे हम देखते हैं अधिकार होता है, पिता के जीवित रहते हुए कभी भी पुत्र अपने हिस्से की मांग कर सकता है। फिर दूसरा आता है जीमूत बहन। इसमें पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को संपत्ति प्राप्त होती है। जीमूत बहन के प्रवर्तक हैं दाय भाग। इस नियम में बताया गया है कि विशेषतः बंगाल व असम में यह नियम है कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को संपत्ति का अधिकार होता है। मृतक की पत्नी के लिए भी हिस्सा होता है। अंतर्विवाह, जिसको हम इंडोगेमी कहते हैं, अपनी ही जाति या उपजाति में विवाह करना अंतर्विवाह कहलाता है। वर्तमान समय में नगरीकरण, औद्योगिकरण, यातायात एवं संचार वाहन के साधनों के कारण अंतर्विवाह के नियम शिथिल होते जा रहे हैं। आगे हमारा बहिर्विवाह। बहिर्विवाह में क्या आएगा आपका? बहिर्विवाह में है आपका एक्सोगेमी। ऐसे विवाह में अपनी गोत्र, जाति या उपजाति के बाहर विवाह करना ही बहिर्विवाह कहलाता है। समनरिम केलर ने अंतर्विवाह को रूढ़वादी कहा है, बहिर्विवाह को प्रगतिवादी कहा है। कितने? समनरिम केलर ने। अच्छा, मोस्ट क्वेश्चन है। आगे हम देखते हैं कि अनुलोम विवाह, जब लड़का उच्च सामाजिक समूह का और लड़की निम्न सामाजिक समूह की होती है तब हम उसे अनुलोम विवाह की श्रेणी कहते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि भारत में अनुलोम विवाहों का प्रचलन 10वीं शताब्दी तक रहा है। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है हमारा पितलोम विवाह। ऐसे विवाह में लड़की उच्च वर्ण जाति उपजाति कुल या वंश की और लड़का निम्न जाति कुल या वंश का होता है। ठीक है। डॉक्टर कपाड़िया ने लिखा है कि निम्न वर्ग के व्यक्ति का उच्च वर्ण की स्त्री के साथ विवाह पितलोम विवाह कहलाता है। हट्टा लिखते हैं कि ब्राह्मणों में पितृसत्तात्मक परिवार, शूद्रों में मातृसत्तात्मक परिवार देखने को मिलते हैं। पितलोम विवाह से उत्पन्न संतान को स्मृतिकारों ने चंडाल या निषाद कहा है। विवाह में परिवर्तन के कारण वर्तमान समय में
विवाह में परिवर्तन के कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो विवाह में परिवर्तन हुए हैं? उसमें आता है महत्वपूर्ण है औद्योगिकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा के बाद है महिला आंदोलन, स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता। हिंदू विवाह एक संस्कार है। के.एम. कपाड़िया हिंदू विवाह के निम्न उद्देश्य बताए हैं। क्या होता है? पहला है इनका धार्मिक कार्य होती है, दूसरा है पुत्र प्राप्ति के लिए, तीसरा है रति क्रिया के लिए। मनु और अनेक स्मृतिकारों ने हिंदू विवाह के 8 प्रकार बताए हैं, वशिष्ठ ने 6 प्रकार बताए हैं। आइए देखते हैं हिंदू विवाह के 8 प्रकार कौन कौन से हैं। ब्राह्म विवाह, देव विवाह, आर्त विवाह, प्रजापत्य विवाह। उक्त 4 विवाह श्रेष्ठ विवाह के रूप में कहे जाते हैं। 5 में है असुर विवाह, गंधर्व, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। ये निकृष्ट श्रेणी में आते हैं। आगे हम देखते हैं कि ब्रह्म विवाह में क्या होता है। ब्रह्म विवाह में क्या होता है कि इसमें कन्या का पिता कन्या को योग्य पुरुष के उपहार के रूप में देता है। देव विवाह में इसमें भी कन्या का पिता अपनी पुत्री को पुरोहित को उपहार के रूप में देता है। मनु का कहना है कि देव विवाह से उत्पन्न संतान 7 पहले और 7 बाद की पीढ़ियों का उद्धार करती है। आर्त विवाह, यदि किसी व्यक्ति ने किसी ऋषि से एक गाय या बैल की जोड़ी ले ली तो उस व्यक्ति को अपनी पुत्री उक्त ऋषि को दान में देना पड़ती है। प्रजापत्य विवाह, यह विवाह ब्राह्म विवाह का ही पर्यायवाची है। असुर विवाह में क्या होता है? कन्या मूल देकर के विवाह किया जाता है। ऐसे विवाह कन्या मूल देकर किए जाते हैं। ऐसे विवाह निम्न जातियों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। असुर विवाह के बाद आता है आपका गंधर्व विवाह, जिसे हम लव मैरिज या प्रेम विवाह कहते हैं। ये विवाह बिना धार्मिक संस्कार के किया जाता है। इसके बाद है राक्षस विवाह या क्षेत्र विवाह। ऐसे विवाह में कन्या के परिजनों का वध करके उस कन्या के साथ विवाह करना राक्षस विवाह कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका पिशाच विवाह। पिशाच विवाह का तात्पर्य हुए पिए हुए नशे की स्थिति में यदि कोई लड़की या कोई कन्या सोई है या कुछ नशा किए हुए है, तब पुरुष द्वारा उसके साथ यौन संबंध अगर स्थापित कर लिए जाते हैं तो ऐसी कन्या के विवाह को पिशाच विवाह कहा जाता है। वर्तमान समय में 8 प्रकार के विवाह में केवल ब्रह्म विवाह एवं असुर विवाह कन्या मूल ही प्रचलित है। पाश्चात्य सभ्यता, सह शिक्षा, विवाह अधिनियम, स्त्रियों की स्वतंत्रता, नगरीकरण आदि के कारण गंधर्व विवाह का प्रचलन काफ़ी बढ़ रहा है। 15 मई 1955 को हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के लागू होने के फलस्वरूप अब हिंदू विवाह एक सामाजिक समुदाय के रूप में रह गया है। आगे हम देखते हैं कि प्रेम बहुधा अंधा होता है। ये कोटेशन है कि प्रेम बहुधा अंधा होता है जो केवल काम क्रिया में आनंदमय का अनुभव कराता है। किसने कहा है? बोगार्डस ने। इंटूपुरु एक तेलुगु शब्द है जिसका अर्थ होता है घर का नाम। बहिर्विवाह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस समाजशास्त्री ने दिया था? मैकलेनन ने। किसने? बहिर्विवाह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकलेनन ने। बहिर्विवाह के विषय में यह कहावत है कि हम उन्हीं से विवाह करते हैं जिनसे युद्ध करते हैं अफ्रीका के न्यून लोगों में। आधुनिक औद्योगिक समाज में परिवार का प्रमुख रूप आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली रह गया है। कथन किसका है? पार्सन्स का। एक सब के लिए सब एक के लिए। किसने कहा? किसके बारे में? संयुक्त परिवार। एक सब के लिए सब एक के लिए संयुक्त परिवार के बारे में। जो परिवार बच्चे पर केंद्रित हों वो कहलाते हैं फिलोसेंट्रिक फैमिली। क्या कहलाते हैं? जो परिवार बच्चे पर केंद्रित हो कहलाते हैं फिलोसेंट्रिक फैमिली। चलिए दोस्तों, परिवार के बारे में कल अगले तीसरे वीडियो के रूप में संभवतः और निकल के आएंगे क्वेश्चन, कल चर्चा करेंगे। तीसरे वीडियो के रूप में परिवार विवाह के बारे में विस्तार से और चर्चा करेंगे। कल आपसे अन्य जो इससे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं उसके तीसरे पार्ट के रूप में, जैसे कि आपका मुस्लिम विवाह, ईसाई विवाह,
इनसे कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तो कल इन पे विस्तार से चर्चा की जाएगी। और आप लोगों से लास्ट में फिर वही निवेदन है, मैं देखता हूं कि थोड़ा सा भी आप लोगों से कंजूसी की जा रही है वीडियो को लाइक करने में। वीडियो तो देख रहे हैं काफ़ी लोग, मैं देख रहा हूं कि अच्छी संख्या में वीडियो को रिस्पांस मिल रहा है, आप लोग देख भी रहे हैं, परंतु केवल आप कंजूसी करते हैं लाइक करने में। थोड़ा सा बटन दबाने के लिए आप भूल जाते हैं, यानी मुझे ऐसा लगता है कि आप हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। अगर आप लाइक का बटन दबाएंगे थोड़ी हमें मोटिवेशन मिलता है, उसको कमेंट करके आप हमें कुछ अच्छी चीज़ें बता सकते हैं कि सर इसको थोड़ा सा और परिमार्जित करें। दूसरी चीज़ है, आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।